आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप और आपके परिवार वाले सब स्वस्थ होंगे। आइए आज की महत्वपूर्ण सूचना पर विचार करते हैं, जानते हैं यूपी पीसीएस 2021 और एसडीएम पोस्ट कितनी है। बहुत ही छात्रों के फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं और नाना प्रकार से कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत ही मैसेज आ रहे हैं कि सर एचडीएम की पोस्ट कितनी है, इसके बारे में बताइएगा। तो आज इस पर वीडियो बनाई जा रही है। एचडीएम की पोस्ट भी बताई जाएंगी, इसके साथ साथ और भी अन्य कितनी पोस्टें हैं इसके बारे में भी बताया जाएगा। सटीक जानकारी दी जाएगी जो आज तक लोक सेवा आयोग से गोपनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं एचडीएम के कितने पदों का अध्याचन मिल चुका है। सबसे पहले इस पर एचडीएम के कितने पदों का अध्याचन मिल चुका है अब तक, तो इसका आपका 92 पदों का अध्याचन मिल चुका है। ये मैंने पहले भी कई बार बताया है, अब भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 92 पदों का जो है अध्याचन मिल चुका है। और पद इस बार शामिल कितने हो रहे हैं, तो पद शामिल हो रहे हैं आपके 52 2021 में। केवल 52 पदों को ही इस समय समाहित किया गया है लोक सेवा आयोग में। जो अब तक की ताजा रिपोर्ट है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस समय एसडीएम के केवल 52 पदों को शामिल किया जा रहा है और बाकी जो 40 पद हैं उन्हें 2021 में कितने पद शामिल किए जा रहे हैं, 52 पद शामिल किए जा रहे हैं और बाकी 2022 में जोड़े जाएंगे। अर्थात जो इसमें से बच रहे हैं 40 पद, वो 2022 में जो फरवरी माह में विज्ञापन आ रहा है उसमें शामिल किए जाएंगे। और आगे देखते हैं बाकी पद कौन कौन से हैं। तो डिप्टी एसपी के 16 पद हैं, आरटीओ के भी 16 पद हैं और बीडीओ के लगभग 40 पद हैं। ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से जानना है। मैंने पहले कई बार बताया था कि 92 पद एसडीएम के अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि इस समय यह निर्णय लिया गया है कि 2021 में मात्र यानी केवल 52 पद जोड़े जाएंगे, बाकी 40 पदों को 2022 में शामिल किया जाएगा, जब ऐसा जो है जो विज्ञापन फरवरी 2022 में आएगा। आगे देखते हैं अध्याचन और कितने पदों का मिला है। और अध्याचन आया है, और अध्याचन जो आया है वो 175 पदों का अध्याचन आया है। 175 पदों का आपको ये जानकारी है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रिंसिपल के जो पद हैं वो आपके 292 हैं और मैंने एग्जीक्यूटिव के जो पद हैं वो आपको बताया है 280 हैं, ये मैं बता चुका हूं। और आपके 92 पद में 52 पद आपके एसडीएम के हैं, 40 पद आपके बीडीओ के, डीएसपी के 16 पद, आरटीओ के 16 पद। इस तरीके से ये लगभग पदों की संख्या है। और आपको देखते हैं जैसे ही कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तुरंत ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मगर आपको बाकी आपको करना क्या है, इस पे ध्यान देना है। मेंस लिखना है आपको। मेंस जब लिखना है तो सामान्य हिंदी पर आपको गौर देनी है। सामान्य हिंदी अभी से ही मजबूत कर लीजिए 10-15 दिन में। और निबंध को भी, जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आपको टाइम नहीं मिलेगा। सामान्य हिंदी में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, आप अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे तो इसमें मैथ की तरह अर्थात गणित के तरह आपको नंबर मिलेंगे। और बहुत सारे छात्र प्रतियोगी ऐसे हैं कि हिंदी में उनके 60 नंबर आते हैं या 70 आते हैं, जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आप इस तरीके से मेहनत कीजिए कि इसमें 110 यानी 100 प्लस लाने का प्रयास कीजिए, जिसमें आप विलोम शब्द को कंप्लीट कीजिए, अपठित को कंप्लीट कीजिए, अपठित जो गंदास आते आते हैं उनको कंप्लीट कीजिए, उन्हें लिखने का प्रयास करिए, शासकीय पत्रों को लिखने का प्रयास कीजिए, अशासकीय पत्रों को लिखने का प्रयास कीजिए
और भी जो अन्य पद हैं उनको लिखने का प्रयास कीजिए। परिपत्र को लिखने का प्रयास कीजिए। नाना प्रकार के कुछ ही पत्र हैं, उन्हें अच्छी तरीके से आप याद करिएगा। और आपको 30 नंबर के मुहावरे आते हैं, जो आपके 10 मुहावरे होते हैं। और 10 मुहावरे, एक मुहावरा 3-3 नंबर का होता है। इसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें 30 में आपको 24 या 25 नंबर मिलने की संभावना हो जाती है। इसलिए अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिए। विलोम शब्द देख लीजिए, पर्यायवाची देख लीजिए, उपसर्ग देख लीजिए, संधि विच्छेद देख लीजिए, मुहावरे देख लीजिए, लोकोक्तियां देख लीजिए, शुद्धि अशुद्धि देख लीजिए। ये सारे अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। अपठित गंधांश देख लीजिए, पत्र देख लीजिए, और निबंध में आपको कंप्लीट कर लीजिए पूरी तरीके से। क्योंकि निबंध में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे शासन प्रणाली है, उससे संबंधित निबंध आते हैं। शासन प्रणाली, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। शासन प्रणाली से संबंधित है, जैसे आपका न्यूनतम शासन है, या आपका लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी है, यह संसदीय गतिरोध है, भारत में सुशासन है, और आपके राजनीति और नैतिकता है, जैसे भारतीय लोकतंत्र है, जैसे राइट टू रिकॉल है, जैसे आपका भारत में चुनाव सुधार है, या भारत में न्यायिक सुधार है, या न्याय सबके लिए, या आपका जैसे भारत में ग्राम अदालतें जो हैं, न्यायालय हैं, उनके बारे में आ सकता है। भारत में पुलिस सुधार के बारे में आ सकता है। भारत और मानवाधिकार या मानवाधिकार के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में पूछा जा सकता है। राजनीति में अपराधीकरण के बारे में पूछ सकता है। चुनावों का सार्वजनिक निधियन पूछ सकता है, क्योंकि इस समय ग्राम पंचायत के वो सॉरी जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछ सकता है। भारत में आंतरिक सुरक्षा के बारे में पूछ सकता है। क्षेत्रवाद के बारे में पूछ सकता है। सूचना के अधिकार के बारे में पूछ सकता है। इस तरीके से आपके ये शासन प्रणाली से संबंधित बहुत सारे निबंध हो सकते हैं। इन पे अच्छी तरीके से पैनी नजर बना लीजिए आप अच्छी तरीके से। और जैसे सामाजिक क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में पूछ सकता है, ड्रग्स इंडिया के बारे में पूछ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछ सकता है, सूचना क्रांति के बारे में पूछ सकता है, महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछ सकता है, और आपका जैसे कि देश के नवनिर्माण के बारे में पूछ सकता है। राष्ट्र निर्माण निर्माण जो होता है उसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और आपका मलिन बस्ती के बारे में पूछ सकता है। भारत में दिव्यांगता के बारे में पूछ सकता है। इस तरीके से नक्सली के बारे में पूछ सकता है। तकनीकी सूचना के बारे में पूछ सकता है। नक्सली हिंसा के बारे में पूछ सकता है। ये सामाजिक क्षेत्र के निबंध है, इस पे ध्यान देना है। कला संस्कृति पर निबंध पूछा जा सकता है। व्यक्तित्व पर निबंध पूछा जा सकता है, इस पे आप ध्यान रखना। व्यक्तित्व पे पूछा जा सकता है। आपका शिक्षा पे पूछा जा सकता है। शिक्षा को कंप्लीट कर लिए, जैसे शिक्षा क्या है, वास्तविक शिक्षा क्या है, शिक्षा के जो समस्या चुनौतियां क्या हैं, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता क्या है, मुक्त शिक्षा क्या है, निजीकरण जो विश्वविद्यालय है उनकी क्या भूमिका है, मातृभाषा और शिक्षा का क्या संबंध है, और आपका जैसे कि मूल्य और शिक्षा क्या है, शिक्षा और जीवन का मूल्य क्या है, ज्ञान ही शक्ति है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा सकता है। सामाजिक बदलाव का वाहक है शिक्षक, इस बारे में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर शिक्षा का महत्व क्या है, इस बारे में पूछा जा सकता है। यौन शिक्षा का महत्व क्या है, इस बारे में पूछा जा सकता है। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण या दोष क्या है, इस बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में भी आप कंप्लीट करिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा सकता है, इस पे आपको कंप्लीट करना है निबंध। आपको अर्थव्यवस्था पर निबंध कंप्लीट करना है। आपको जनसंचार पर निबंध कंप्लीट करना है। आपको जनसंचार के अलावा जो पर्यावरण है उस पर आपको कंप्लीट करना है। पर्यावरण के अलावा आपको वैदेशिक संबंध पर निबंध आपको कंप्लीट करना है। आपको प्राकृतिक जो आपदा है उस पर निबंध कंप्लीट करना है। आपको कृषि पर निबंध कंप्लीट करना है। निबंध आपको 3 कंप्लीट करने हैं, इतने अच्छे तरीके से 3 लिख के आने हैं जो हर किसी पे आपको 35-35 अंक मिले और आपके 105 हो जाएं, जिससे कि आप एसडीएम की पोस्ट को प्राप्त कर लें, या जिस पोस्ट की आपको चाहत है उस पोस्ट को आप 100% प्राप्त कर लेंगे। ये आपको ध्यान देना। पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, इसलिए पूछा जा सकता है आप पर्यावरण संरक्षण का भारतीय दर्शन में क्या महत्व है, या टिकाऊ विकास क्या है, या जिसे धारणीय विकास कहते हैं उसके बारे में आ सकता है, आता है। पर्यावरण और हमारा दायित्व क्या है,
मानव और वन्य जीवन का संघर्ष क्या है, उद्योग जगत का पर्यावरण से क्या संबंध है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछ सकता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछ सकता है, ग्लेशियर के बारे में पूछ सकता है, या आपका भारत में जल संकट के बारे में पूछ सकता है, या अर्थ ओवर के बारे में पूछ सकता है, बांधों के महत्व के बारे में पूछ सकता है, वन संरक्षण के बारे में पूछ सकता है, और आपके जैसे पेयजल के बारे में पूछ सकता है। बहुत सारे जो है पर्यावरण से संबंधित है। आप ऐसी योजना बनाइए जिससे कि एक ही निबंध में सारा निबंध कंप्लीट हो जाए। मैं भी आपका सहयोग करूंगा और मैं भी आपको बताऊंगा। प्राकृतिक आपदा में भी जैसे बाढ़ है आपकी, अभी ज्वलंत मुद्दा है, आने की संभावना ज्यादा है। सूखा है, आपके बारे में पूछा जा सकता है। बाढ़ या सूखे से क्या खतरा है। भूकंप के बारे में पूछा जा सकता है। भूकंप के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, संभावित खतरे क्या हैं, इनसे सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, इस बारे में पूछ सकता है। चक्रवात के बारे में पूछ सकता है। सुनामी के बारे में पूछ सकता है। भूस्खलन के बारे में पूछ सकता है। या भारत में जो प्राकृतिक आपदा है उनके बारे में पूछ सकता है। ये आपको ध्यान देना है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। इसे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। आइए और देखते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने भूगोल को चुना है, ऐसे मान लीजिए। तो भूगोल में, जैसे भूगोल में एक भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र है, एक आपका सेकंड प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में जैसे आप प्राकृतिक भूगोल आता है और मानव भूगोल आता है। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं जो लिख रहे हैं, अगर नहीं भी है तो इसको ध्यान दे लीजिए। प्राकृतिक जो भूगोल है, जैसे भू आकृति विज्ञान है, उसमें भू आकृति विज्ञान के बारे में आप जानते हैं। जैसे भू का आकृति विज्ञान के जो यानी विकास होता है या उसके नियंत्रण कारक होते हैं, उसके बारे में आता है। भूकंप के जो मूल सिद्धांत हैं, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक देखने हैं। जैसे आपको प्राकृतिक भूगोल में भूगोल जो है उस भू आकृति विज्ञान को देखना है, जलवायु विज्ञान को देखना है, समुद्र विज्ञान को देखना है, जीव भूगोल को देखना है, और पर्यावरणीय भूगोल को देखना है। मानव भूगोल में आपको आर्थिक भूगोल को देखना है, जनसंख्या के भूगोल को देखना है। जनसंख्या के भूगोल के बारे में जैसे विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के बारे में, उसके वितरण के बारे में, जनसंख्या के गुण के बारे में, प्रवासन के बारे में, प्रवासन के जैसे कारण है, प्रवासन के जैसे परिणाम है, इसके बारे में पूछ सकता है। आपको नगरीय जो आकार की होती है उसके बारे में पूछ सकता है। नगरीय प्रभाव है क्षेत्र पर, ग्राम पर, नगर पर, अनुषंगिक नगरों पर, नगरीकरण की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, संपूर्ण विकास क्या है नगरों का, इस बारे में पूछ सकता है। और जैसे आपका भारत का भूगोल आता है तो उसके बारे में जो है भारत के भूगोल के बारे में प्रश्न पत्र दूसरे में आता है। जैसे उसका भौतिक विन्यास क्या है, भारत के भूगोल का संसाधन क्या है। जैसे आपकी मान लो जैसे भूमि है आपकी, या आपकी सतह है जैसे, या आपका ऊर्जा है जैसे, आपका खनिज है जैसे, या आपका समुद्री संसाधन है, वन्य या वन्य जीव संसाधन है। इस तरीके से आपको संसाधन के बारे में, कृषि के बारे में आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे सिंचाई है, बीज है, उर्वरक है, आपका विद्युत है, भूमि सुधार है, फसल योजना है, भूमि दक्षता है, और जैसे कि खेती का महत्व है, पशुधन के संसाधन है, श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, जल क्रांति है, रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है। इस तरीके के जो कृषि से संबंधित आएंगे। उद्योग में आपको जैसे उर्वरक के बारे में आएगा, कागज उद्योग के बारे में आएगा, रसायन उद्योग के बारे में आएगा, कुटीर उद्योग के बारे में आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बारे में आएगा। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। परिवहन एवं संचार पर आते हैं, जैसे कि आपका सड़क है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से जैसे अगर मतलब इतिहास है तो इतिहास के बारे में, जैसे कि आपका प्रश्न पत्र प्रथम में आता है, प्रथम वाले में आता है आपका, जैसे कि आपका पुरातात्विक स्रोत है, या आपके साहित्य स्रोत है, प्रागैतिक इतिहास है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि पाषाण कालीन है, महाजनपद कालीन महत्वपूर्ण है, मौर्य काल महत्वपूर्ण है, गुप्त काल महत्वपूर्ण है, या आपका जो एक प्रारंभिक मध्यकालीन जो होता है, उसमें आपकी भारत की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसके बारे में, जैसे धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, साहित्य के बारे में, कला के बारे में, स्थापत्य के बारे में। जैसे स्थापत्य है तो मंदिर 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 की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में, मूर्ति स्थापत्य कला है उसके बारे में, चित्रकला स्थापत्य के बारे में। धर्म है, जैसे धर्म के सुधार, स्वरूप,
तमिल है, जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल का विकास है, इस्लाम है, भारत में इसका आगमन कब हुआ, सूफी मत है। इस तरीके के बहुत प्रश्न आपसे पूछने हैं और पूछे जाएंगे आपसे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक को आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे कंप्लीट करके चलना है। और क्या देखना है आपको, देखिए इसको देखिए। आपके बीते हुए कल को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपके आने वाले कल को आप और बेहतर बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीत चुका है अब तक उसे बिल्कुल भूल जाइए पूरी तरीके से। इस कंपटीशन को क्वालिफाइड करना है, क्योंकि कंपटीशन कड़ा होता है, मुकाबला तगड़ा होता है, संघर्ष तगड़ा होता है, युद्ध बहुत गर्म होता है। इसलिए आपको बीते हुए कल को भूल करके आप उसे नहीं बदल सकते, मगर लेकिन आप आने वाले कल में सुधार कीजिए, उसे बेहतर बनाइए। जहां कमियां रह रही हैं उसे कंप्लीट कीजिए, निबंध कंप्लीट कीजिए, आप हिंदी सामान्य कंप्लीट कीजिए, और आप ऑप्शनल को कंप्लीट रखिए। जीएस सबका समान होता है, उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता इन पर करिए अगर इनमें अच्छे नंबर आपके आते हैं। आपके मान लीजिए 110 हिंदी में आ गए, 110 आपके निबंध में आ गए, 280 इसमें आ गए, तो आपका कितना हो गया, 8 1 9 1 10, ये हो गया आपका 500 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और आपके बाकी बचते हैं आपके ऑप्शनल भी हो गया, बाकी आपका बचता है। उसमें अगर 300 नंबर भी अगर आपके आ गए और आप अगर 1000 के आसपास आते हैं तो आईआईएम की पोस्ट से आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए और क्या करना है। सपना एक देखो, मुश्किल 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में यूपी पीसीएस होना चाहिए, 2021 होना चाहिए। आप अगर अपनी कटाप में फंस रहे हैं, 100% आपके सामने मुश्किलें आएंगी, मगर आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप पूरे उत्तर प्रदेश की जान होंगे, ताकत होंगे, शक्ति होंगे, अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने जिले की, अपने प्रदेश की। इसलिए साथियों, आप अच्छी तरीके से लगे रहिए, और मैं भी समय समय पर आपको जितना गाइड कर सकता हूं करूंगा। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपने किसी ने पहली बार अगर इस वीडियो से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।